नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक और फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी हम आपको सोशल साइंस के 15 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ने वाला है। अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं ना तो इसमें से 7-8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम बताता हूँ और जो बताता हूँ पेपर में हूबहू लड़ जाता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी विद्यार्थी को पता है कि सर का बताया हुआ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर में लड़ता है। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं और इसको रिवीजन करते हैं। जो विद्यार्थियों को नहीं याद होगा ये क्वेश्चन, आप इसे कॉपी पर लेकर याद कर लेना। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का एक भाग है, जबकि राष्ट्रीय आय पूरे देश की कुल आय का योग होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो आप लोगों को 2 नंबर में इतना लिख देना है। बस आपको 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही आप लोग आंसर लिखिएगा, एकदम साफ साफ लिखिएगा, आपको बहुत बढ़िया से 2 नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर, एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? तो हम उत्तर लिखेंगे, एटीएम एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। यह प्रसिद्ध बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। एटीएम का पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन, जिसको इंग्लिश में ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। यह मशीन 24 घंटे अर्थात दिन रात रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करती है। भारत में सभी बड़े व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को यह सेवा प्रदान करते हैं। एटीएम प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिस पर ग्राहक का पिन कोड दर्ज रहता है। एटीएम की सुविधा प्राप्त ग्राहक के खाते में यदि रुपया है तो वह देश के किसी भी भाग में एटीएम के सहारे रुपया निकाल सकता है। इसके लिए बैंक के अंदर नहीं जाना पड़ता है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये आप लोग लिख देंगे। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है? देखिए, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का एक रूप होता है, प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप होता है। यह सुविधा एटीएम के पहले से ही लागू है। इसमें ग्राहक के साख के आधार पर बैंक एक राशि निर्धारित कर देता है। क्रेडिट कार्ड धारी बैंक द्वारा निर्धारित राशि के अंदर किसी भी दुकान या किसी भी व्यक्ति से वस्तु या सेवा खरीद सकता है। वस्तु या सेवा विक्रेता उस कार्ड का नंबर या कोड ले लेता है। क्रेडिट कार्डधारी के खाते से रुपया अपने खाते में डलवा लेता है। इससे ग्राहक को लाभ है कि नगद रुपया लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नगद रुपया अगर लेकर घूमेगा तो कोई छीन लेगा, है ना, चोरी वोरी हो जाएगा, इसलिए वो इससे बच सकता है। अगला हमारे पास प्रश्न आता है 4 नंबर, बचत क्या है? व्यक्ति अपनी आय को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है। वास्तव में व्यक्ति आय का अर्जन इसलिए करता है किसी समय सीमा के अंदर व्यक्ति की आय और व्यय में अंतर होता है, उसे बचत कहते हैं। तो ये आप लोग नीचे लिख दीजिएगा। बचत बराबर क्या होता है? बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। व्यय को भी हम आय भी एक तरफ से कह सकते हैं, और माइनस में व्यय बराबर में आपका बचत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2 बार लिख दिए हैं, इसको काट देना एक बार। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर, पूंजीवाद क्या है? उत्तर लिखेंगे, पूंजीवाद एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा नियंत्रण पर थोड़े से लोगों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए होता है। ये 5 नंबर आपका उत्तर हो गया 5 नंबर क्वेश्चन का। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है? 1905 में जापान से पराजय के बाद रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को रूसी जनता जार के महल के पास एकत्र हो गए। सेना ने इन निहत्तों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहुत सारे लोग मारे गए। वह रविवार का दिन था, तब से उस तिथि को खूनी रविवार कहा जाने लगा। 7 नंबर है, अक्टूबर क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक दल ने बलपूर्वक रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस घटना को इतिहास में अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, क्योंकि उस दिन पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर की तारीख थी। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये।
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आप सभी का, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल है उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न है 1917 की बोल्शेविक क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, वे करों के बोझ से दबे हुए थे, बहुत दबे हुए थे। ठीक है, तो ये हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। 11 नंबर क्वेश्चन है जेनेवा समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना जेनेवा समझौता 1954 में साम्यवादियों और अमेरिका के बीच में हुआ था। इस समझौते के द्वारा पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। एक पर पूंजीवादियों का प्रभुत्व रहा तो दूसरे पर साम्यवादियों का। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी और दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार बनी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर दोस्तों, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में वियतनाम में आरंभ हुआ था। इसकी उत्पत्ति उपनिवेशवाद विरोधी विचारों से हुई थी। इसका केंद्र मेकोंग डेल्टा था। इस आंदोलन के प्रणेता हुइन फूसो था। उसके समर्थक की संख्या बहुत बड़ी थी। हुइन फूसो के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने कठोर दंडात्मक कार्रवाई की और इस आंदोलन को दबा दिया, परंतु वे वियतनाम में राष्ट्रवाद के वेग को रोक न सके। ये हमारा हुआ आंदोलन थी। अगला है हमारे पास 13 नंबर प्रश्न, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में विजयी राष्ट्रों द्वारा तुर्की के साथ किए गए अन्याय के विरोध में रोष प्रकट करने के लिए हुआ। इसका पूर्ण समर्थन गांधी जी एवं कांग्रेस ने किया। और 14 नंबर प्रश्न है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? भारतीय क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों से आशंकित होकर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। रॉलेट समिति की अनुशंसा पर 1919 में रॉलेट कानून बना। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बंदी बना सकती थी। उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। और नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी को चुना। यह स्थान गुजरात के समुद्र तट के किनारे बसा हुआ एक गांव था। गांधी जी ने अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ की। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से नमक कानून को भंग किया, यानी कि रद्द किया। तो ये था आपका 15 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन कौन प्रश्न कितना नंबर वाला आपको प्रश्न याद था, जरा हमें कमेंट करके प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए। तो मैं देखूँ इनमें से कितना प्रश्न आपको याद था, जल्दी से बताइए कमेंट करके।